हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे लर्नर्स पॉइंट पर। तो जैसे कि हम सोल्व करते हैं आईसीआर 2019 का सोल्व पेपर, तो उसका हमने यहाँ एग्रीकल्चर का जो पार्ट था वो कल सोल्व किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो आप पार्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ आईसीआर में बायोलॉजी से संबंधित जितने भी जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए याद रखिएगा, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो, जिससे कि आप एक बार एग्जाम देने जाओ तब उसको एक बार रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, इसलिए आई थिंक मैं तो यही सोचता हूँ कि आप सभी एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन से वो साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि MOET मतलब यार हम मोइट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो मोइट होता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है, ये होता है आनुवंशिकी मासु पर अंडोत्सर्ग के लिए एक और दौर के लिए उपलब्ध होती है। कौन सा है राइट आंसर? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तो इसका जो फंक्शन होता है ये होता है तेल, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों का संग्रहण करना। दोबारा से देख लीजिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता है तेल, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, तो इनको स्टोरेज करना, इनका संग्रहण करना ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिरीकरण करने वाला नाइट्रोजनेज एंजाइम एक ऑक्सीजन संवेदी धातु प्रोटीन है। निम्नलिखित में से धातु प्रोटीन का कौन सा युग्म नाइट्रोजनेज क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। दोबारा से समझिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया नाइट्रोजनेज एंजाइम एक ऑक्सीजन संवेदी धातु है, लेकिन इसकी जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उनमें कौन सा तत्व योगदान देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम तो कौन सा होता है, ये होता है राइट आंसर मोलिब्डेनम और आयरन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह है क्या ऐसा है, तो उस समय जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है तो इसकी एक्टिविटी को जो इंक्रीज करते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये होते हैं मोलिब्डेनम और आयरन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया डीएनए के एक नमूने में सारों में ग्वानिन का अवयव 20% है, लेकिन अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एडेनिन की सारों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि ग्वानिन का कितना होता है 20, लेकिन अगर हम बात करते हैं एडेनिन तो इसका कितना होगा 30% होगा। जब ग्वानिन का 20% होता है तो एडेनिन की सारों का कितना परसेंट होगा, 30% होगा। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भू परिसर सॉरी यहाँ पर आपसे पूछा है भू सरिसर्प के विकासवादी इतिहास के दौरान पाए जाने वाले सरिसर्प की तरह संभवतः एक मछली निम्नलिखित में से कौन सी थी। याद है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो इतिहास के दौरान पाए जाने वाले सरिसर्प थे तो उनमें से एक मछली थी, लेकिन वो कौन सी थी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि पेलिकोसेरस, इक्थियोसोरस, डायनासोरस या फिर थेरेसिड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ विकासवादी जो इतिहास था उसके दौरान जो मछली थी वो कौन सी थी, इक्थियोसोरस थी। कौन सी थी, इक्थियोसोरस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया न्यूक्लियोसोम के संबंध में, तो इसे याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम तो इसके संबंध में जितने भी आप ऑप्शन हैं उनको सभी को आप पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप राइट आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है, ये रहेगा फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम के निर्माण के लिए डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन हेक्सामर की चारों ओर लिपटा रहता है, तो ये कथन गलत है और बाकी जो कथन है यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1800 यानी 1953 में मिलर द्वारा किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं था। मतलब यहाँ पर जो मिलर के द्वारा 1953 में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट इन कथनों में से नहीं है, ये आपको बताना है कि जल वाष्प, NH3, NH2 या फिर CH6। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ CH6, तो ये मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं था। ठीक है, याद रखना CH6 क्या है, मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आपको स्पेशली याद रखना होगा कि आभासी देह गुहा किसमें पाई है। तो ये होती है एस्केरिस में। आभासी देह गुहा किसमें होती है, किस जंतु में होती है, ये होती है एस्केरिस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीटोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब यार यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सांप के काटने पर एंटीटॉक्सिन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा सेकंड ऑप्शन, मतलब यहाँ स्नेक बाइट करने पर जो एंटीटॉक्सिन दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, ये दिया जाता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। कौन सी दी जाती है यार, हाँ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। जो भी मान लीजिए किसी व्यक्ति को काट जाता है सांप, तब उसे ये इम्यूनिटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि BTNA के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर आप पहचान सकते हो, तो हम इसे भी डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ 12 सार युग्म नहीं होते हैं, याद रखिएगा जो एक पूर्ण घूर्णन होता है उसमें 12 सार युग्म नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा गलत है, सेकेंड ऑप्शन गलत है और सभी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि अधर पृष्ठीय पत्ती के ऊर्ध्वाधर काट के विषय में निकले में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सत्य कौन सा कथन है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली जो राइट आंसर रहेगा वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन दिया है फोर्थ ऑप्शन, उसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अधर पृष्ठीय पत्ती के ऊर्ध्वाधर काट के विषय में, तो कौन सा कथन सही होता है, ये होता है स्पंजी पैरेन्काइमा उपस्थित होता है, लेकिन जो पहले सीड होता है ये अनुपस्थित रहता है। दोबारा से देख लीजिए कि जो पैरेन्काइमा होता है ये तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पहली सीड, तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेग ऑपेरॉन में ऑपरेटर अनुक्रम क्षेत्र किसके साथ संबंध रखता है या फिर किसके साथ बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसके साथ बनता है, मतलब यहाँ जो बॉन्ड बनाता है ये किसके साथ बनाता है, लेग ऑपेरन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि ऑपेरन को बंद करने के लिए नियामक जीन के साथ किसके साथ जुड़ता है। याद रखिएगा कि लेग ऑपेरन में ऑपरेटर अनुक्रम किसके साथ जुड़ता है, यानी यहाँ ये नियामक जीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दो पॉलीपेप्टाइड जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में बॉन्ड करते हैं, तो उनके मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए दो पॉलीपेप्टाइड है तो इनके मध्य जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, ये होता है डाइसल्फाइड से तो होता है, फिर बंद होता है। कौन सा होता है, याद रखिएगा डाइसल्फाइड बंद होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक पौधे को CO के परिवेश स्तर की तुलना में उच्चतर स्तर का प्रभाव डालने पर यह प्रकाश संश्लेषण की उच्चतर दर को दर्शाता है, लेकिन प्रकाश के डालने पर या फिर बढ़ने पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए कि एक पौधे को हम CO2 के परिवेश में रखने पर ये क्या करता है, यहाँ उच्चतर स्तर का प्रभाव डालने पर यह प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन जब प्रकाश बढ़ने पर ऐसा नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, यहाँ CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, मतलब यहाँ एक लिमिटेड फैक्टर होता है। याद रखिएगा कि CO2 क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ ये क्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक ऊंचाइयों पर अनुकूलन के संबंध में गलत है। ठीक है, यहाँ अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो इसको भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, कौन सा होता है, यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखिएगा कि यहाँ O2 के हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबंधता में वृद्धि, यहाँ वृद्धि तो नहीं होती बल्कि कमी होती है, तो कौन सा गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के पूर्वजों को निरूपित करता है, मतलब यहाँ स्तनधारियों के जो पूर्वज होते हैं उन्हें किस तौर पर निर्देशित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि सोरोप्सिड, थेकोडोंटस, थाइनेप्टोरिड या फिर थेरासिड्स। तो राइट आंसर क्या है यार, साइनेप्सिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यहाँ स्तनधारियों के जो पूर्वज होते हैं उन्हें बोला जाता है साइनेप्सिड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है ECG के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचाना है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि ECG मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसके बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है और सभी क्या है, राइट आंसर है। मतलब यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन आपको चुनना है। तो कौन सा गलत होता है, QRX कॉम्प्लेक्स नीले के विध्रुवण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। याद रखिएगा यहाँ पर लिख रखा है प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब कौन सा राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यही तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, यही जो चुनना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए डार्विन को श्रेय नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर पूछा गया डार्विन को श्रेय किसके लिए नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन के कारण होने वाली जो प्रजातिकरण है इसके लिए डार्विन को श्रेय नहीं दिया जाता है। किसके लिए? उत्परिवर्तन के कारण होने वाली जो प्रजातिकरण होती है तो इसके लिए डार्विन को श्रेय नहीं दिया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाले और उसमें पनपने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ व्यापक परास, तो व्यापक परास का मतलब होता है अधिक टेम्परेचर पर जो जीव पनप जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है यहाँ तापी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या है? तापी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आनुवंशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पूछा गया है गलत ऑप्शन कौन सा है, ये आपको चुनना है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जो गलत है इनमें से ऑप्शन कौन सा है, यहाँ नष्टधारी है। मतलब यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ आनुवंशिक कूट नष्टधर्मी नहीं होते हैं। क्या है? यहाँ नष्टधर्मी यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन यहाँ आनुवंशिक कूट होते हैं ये नष्टधर्मी नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यहाँ ये सभी तो राइट है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करते हैं 20 एमिनो अम्ल के लिए 61 कोटोन कूट करते हैं, अच्छी बात है। आनुवंशिक कूट यूनिवर्सल होते हैं, ये भी सही है। AUG एक प्रारंभिक कोडोन के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप इसे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ AUG क्या होता है? प्राथमिक कोडोन होता है। इसे आप लिख सकते हो कि AUG क्या होता है? एक प्रारंभिक कोडोन होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। इनमें से यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सा होता है यहाँ जिम्मेदार या फिर रेस्पॉन्सिबल? ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्डलिंग द ट्रंक ऑफ ए ट्री रिजल्टेड इन द डेथ of the tree after a few weeks, which of the following reasons is most suitable to explain this। मतलब यार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मान लीजिए कोई सा ट्री है, ठीक है, ट्री है तो उसके क्या है तने पर क्या हो जाता है? एक गर्डलिंग हो जाती है। मतलब यहाँ चारों तरफ क्या हो जाता है? गड्ढे टाइप में खांच बन जाती है, और उसके बाद में क्या होता है? कुछ समय बाद वो पौधा मर जाता है। लेकिन इसका रीजन क्या है यही तो आपको बताना है। तो यहाँ पर से कौन सा यानी जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सूट करता है इस बात को दर्शाने के लिए कि पौधा है उसके चारों ओर यानी जो तना है उसके चारों ओर क्या है? खांच है, और इस खांच पैदा होने के कारण क्या होता है? पौधा कुछ टाइम बाद मर जाता है। तो इनमें से कौन सा आप राइट आंसर बताओगे? तो अगर हम बात करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। मतलब यहाँ जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में असक्षम हो जाता है, इसलिए यहाँ पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एफिड को कंट्रोल करने के लिए कौन से बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एफिड। मतलब यहाँ एफिड को कंट्रोल करने के लिए किस बायो एजेंट का यूज किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ एफिड को कंट्रोल करने के लिए? ये करते हैं लेडीबर्ड बिट्टल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेडीबर्ड बिट्टल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासाइट। मतलब यहाँ इनमें से कौन सा एक पैरासाइट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली याद रख लेगा जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब यहाँ फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो, ये क्या होता है? यहाँ एक पैरासाइट ही नहीं होता है। क्या होता है? पैरासाइट नहीं होता है। ठीक है, और पैरासाइट का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना होगा कि मान लीजिए कोई सा भी जीव है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी यहाँ पर जीव है जो कि दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे बोला जाता है यहाँ पैरासाइट। ठीक है, याद रहेगा पैरासाइट क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो जातियों के बीच किस प्रकार की परस्पर क्रिया से एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरा अप्रभावित रहता है। दोबारा से देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दो जाति दे रखी है और उनके बीच का जो संबंध बता रखा है, आपको ये बता रखा है कि एक को, मतलब यहाँ एक जाति को तो क्या होता है? नुकसान होता है, लेकिन जो दूसरी जाति है उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट जाति को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी को क्या आ रहा है? न तो उसे लाभ हो रहा है न ही उसे हानि हो रही है। मतलब ये कौन सा संबंध है यही तो आपको पूछा गया है। तो कौन सा होता है ये होता है यहाँ असहभोजिता होती है। राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन असहभोजिता बोला जाता है, जिसमें यहाँ एक को तो हानि होती है लेकिन एक को कुछ भी नहीं होता है, उसे बोला जाता है असहभोजिता। और सहभोजिता का मतलब क्या होता है? सहभोजिता में यहाँ दोनों को ही लाभ होता है, मतलब यहाँ परजीवी होता है और जो होस्ट होता है उन दोनों को ही क्या होता है? दोनों को ही लाभ होता है, उसे बोला जाता है सहभोजिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्टैनले मिलर का प्रयोगात्मक फ्लास्क में मौजूद नहीं था।
ठीक है, यहाँ पर जो मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके फ्लास्क में कौन सा उपस्थित नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है। यहाँ मीथेन था, अमोनिया था, अमीनो एसिड भी था, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड था ये नहीं था। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक वर्णांध महिला और एक सामान्य व्यक्ति की संतान में सामान्य रंग की दृष्टि होने की कितनी संभावना होती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है वर्णांध महिला। तो वर्णांध होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्णांधता का मतलब होता है यहाँ जो कलर का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यानी कलर चेंज में वो डिफरेंस पैदा नहीं कर पाते हैं। वो ये नहीं पहचानते हैं कि यार हाँ कि नीला कलर कौन सा है, लाल कौन सा है, यानी उनमें कलर का डिफरेंस पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी को बोलते है वर्णांधता। ठीक है, एक होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, यहाँ उनमें जो रक्त का बहाव होता है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई घाव हो जाता है तो रक्त का बहना नहीं रुकता है, इसी को बोलता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त का बहते रहना, मतलब यहाँ रुकना नहीं, क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। और वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता का मतलब होता है यहाँ जो कलर में डिफरेंस होता है उनको सही से नहीं पहचाना। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है एक वर्णांध महिला और एक सामान्य व्यक्ति की संतान में सामान्य रंग दृष्टि की कितनी संभावना होती है। तो ये होती है 50%। मतलब यहाँ जो बच्चा है वो अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, इसके 50% चांस है कि उसमें भी ये रोग आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके 50% चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यहाँ एक मोस्ट क्वेश्चन है कि कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कैरोलस लिनियस ने जो पुस्तक लिखी थी टेक्सोनॉमी के लिए, उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी थी यार, सिस्टमा नेचर। कौन सी थी यार, सिस्टमा नेचर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोशिका चक्र की मध्यावस्था के दौरान क्या होता है। कोशिका चक्र की मध्यावस्था के दौरान क्या होता है, ये होता है यहाँ गुणसूत्र जो स्पिंडल होते हैं वो मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। क्या होता है यार मध्यावस्था में, ये होता है गुणसूत्र स्पिंडल मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछ रहा है कि पर्यावास विखंडन क्या बढ़ाता है। पर्यावास जो विखंडन होता है ये क्या बढ़ाता है, मतलब यहाँ ये किसको इंक्रीज करता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पर्यावास विखंडन, तो यहाँ सतह क्षेत्र या किनारा को बढ़ाता है। ये क्या करता है, सतह क्षेत्र या फिर किनारा को बढ़ाता है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रथम स्थलीय पादप थे जिनमें जाइलम और फ्लेम दोनों होते हैं। तो कौन से थे यहाँ, ये थे यहाँ टेरिडोफाइट। वैसे है तो सभी में यहाँ एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, टेरिडोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को किससे परिभाषित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर याद रखना, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब आप एक शब्द में समझ लीजिए कि जो खाना बनाते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पादक। जो खाना बना लेते हैं अपना, यानी स्वयं जो खाना बना लेते हैं उसे बोला जाता है उत्पादक। और यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि आप एक जो उत्पादक होता है उसे किस रूप में डिफाइन करोगे, उसे किस रूप में परिभाषित करोगे, आसान भाषा में बताइए। तो जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रपोसियो द्वारा खपत के लिए उपलब्ध जैव भारी क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। देख लीजिए आप इस ऑप्शन को कि परपोसियो द्वारा खपत के लिए उपलब्ध जैव भारी क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। कैसे हुआ, क्योंकि यार हम परपोसी क्या करते हैं, उत्पादक को ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, जो परपोसी होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादक को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर जो जैव भार यूज किया गया है ये उत्पादक के लिए ही यूज किया गया है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व स्थानीय संरक्षण स्थल है जहाँ पर्यटन अनुपस्थिति है लेकिन चराई की अनुमति नहीं है। दोबारा से देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक स्व स्थानीय संरक्षण स्थल है जहाँ पर्यटन की अनुमति है लेकिन चराई की अनुमति नहीं है और इसकी सीमाओं को कानून द्वारा परिचालित किया जाता है। वो कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, पवित्र वन या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्या होता है ऐसा, यानी ऐसा है स्व स्थानीय संरक्षण जहाँ क्या है, पर्यटन की तो अनुमति है लेकिन चराई की अनुमति नहीं है, और जो उसका निरीक्षण किया जाता है या फिर जो उसकी कंट्रोल किया जाता है उसे वो किया जाता है कानून के द्वारा। तो कौन सा होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है। क्या होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है जंतुओं की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन होती है। तो ये होती है कोलेजन। सबसे ज्यादा यानी दुनिया में सबसे ज्यादा या फिर जंतुओं की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये होती है कोलेजन होती है। कौन सी होती है,
कोलिजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि रेटिना में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशग्राही कोशिकाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तो कौन सी यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। रेटिना के लिए ये पूछा गया है। ठीक है, तो रेटिना क्या होती है, शंकु, और ये केंद्र गर्तिका की तरफ अधिक होती है। क्या होती है, शंकु, ये केंद्र गर्तिका की तरफ अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी विकास का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है अपसारी विकास। तो अपसारी विकास का जो एग्जाम्पल है तो कौन सा है यहाँ, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी सेकंड ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ चीता और मानव के आगे की जो भुजाई होती है वो किसका विकास मानी जाती है, फिर किस टाइप का विकास माना जाता है, ये माना जाता है यहाँ अपसारी विकास माना जाता है। कौन सा विकास माना जाता है, अपसारी विकास माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण से बचने के लिए एक गर्भवती महिला के RH फैक्टर समय की जांच की जाती है। तो वो कौन सी स्थिति होती है जब यहाँ ये स्थिति पैदा होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण से बचने के लिए जब जो टेस्ट किया जाता है तो उस समय की जो रिपोर्ट आती है वो किस प्रकार की आनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को एक बार विजिट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लीजिए जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की जो क्रिया होती है उस समय जो रिपोर्ट आती है वो क्या आती है कि माँ तो क्या होती है, RH नेगेटिव होती है। क्या आते हैं यार, हम माँ जो RH नेगेटिव होती है लेकिन RH पॉजिटिव की सुग्रहित होती है, और जो शिशु क्या होता है यहाँ, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये स्थिति होनी चाहिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहुल अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, यानी मतलब गाय को FSH हार्मोन दिया जाता है, सुपर अंडोत्सर्ग के 6 से 8 अंडों का उत्पादन होता है, अंडों का निषेचन इन विट्रो होता है, 8 से 31 की कोशिका अवस्था में निषेचित अंडों को कोखदाई माता में हस्तांतरित किया जाता है। तो याद रखें यहाँ पर कौन सा कथन गलत है ये आपको पहचाना है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ जो अंडों का निषेचन किया जाता है ये इन विट्रो नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है, इन विवो किया जाता है। क्या किया जाता है, इन विवो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र में क्या शामिल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बाह्य त्वचा जो उत्तक होते हैं तंत्र, तो इसमें कौन कौन से उपस्थित रहते हैं, तो ये होते हैं बाह्य त्वचा कोशिकाएं, रंध्र, ट्राइकोम और रोम होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं याद रखना, बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र में बाह्य त्वचा कोशिकाएं, रंध्र, ट्राइकोम और रोम स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे के वैज्ञानिक नामकरण के सिद्धांत और मानदंड किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पौधों को जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है ये किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि IUCN के द्वारा, UN के द्वारा, ICBN के द्वारा, फिर ICZN के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ जो पौधों का नामकरण किया जाता है वैज्ञानिक नामकरण, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है यहाँ IUBN के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, IUBN के द्वारा दिया जाता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखना IUBN, तो इसकी आपको बस फुल फॉर्म याद रखनी होगी। क्या रखनी होगी, केवल फुल फॉर्म याद रखनी होगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। और इसी के अकॉर्डिंग जो पौधों को नाम दिया जाता है ये इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। याद रहेगा किसके द्वारा दिया जाता है, पौधों को नामकरण ये दिया जाता है IUBN के द्वारा। और IUBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीले रंग के फल और सब्जियों को आंखों के लिए अच्छा भोजन क्यों माना जाता है। ठीक है, आपको ये तो पता है जो पीले रंग के फल और सब्जियां है तो इसमें क्या होता है, विटामिन A कंटेंट सर्वाधिक होता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पीले रंग के फल और सब्जियों को आंखों के लिए अच्छा भोजन क्यों माना जाता है। उसमें ऑप्शन की संख्या में परिवर्तन के लिए, उसमें रेटिनोल वर्णक के विकास के लिए विटामिन A होता है, उसमें रोडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनाइज्ड होते हैं, फिर उनमें ऑप्सिन प्रोटीन के विकास के लिए कैरोटीनाइज्ड या फिर विटामिन A होता है। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पीले रंग के फल और सब्जियों को आंखों के लिए सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, तो ये माना जाता है क्योंकि यहाँ उनमें रोडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, रोडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनॉइड होते हैं। याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवाणु कोशिका का आवरण किससे मिलकर बना होता है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि जीवाणु कोशिका का आवरण किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है यार हम बाह्यतम ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लाल सेवालों को किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। याद रखिएगा कि लाल सेवालों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णकों को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कौन सा करता है प्रतिनिधित्व, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बता सकते हो। तो हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लाल सेवालों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं यहाँ क्लोरोफिल, एडी, फाइरो एरेथ्रिन। यानी किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है जो यार इंडिकेट करता है, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो कौन सा होता है, फाइको एरेथ्रिन होता है। कौन सा करता है यार, हाँ कौन सा ऐसा वर्णक है जो कि लाल सेवालों को इंडिकेट करता है, वो करता है क्लोरोफिल, एडी, फाइको एरेथ्रिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पूछा गया ब्रायोफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा इसमें जो ब्रायोफाइट के जो नर लैंगिक अंग होते हैं उन्हें पुंधानी के नाम से नहीं जाना सा है। राइट आंसर कौन सा है यार, यहाँ पर लिख रखा है कि नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहा जाता है, लेकिन ये गलत है। पुंधानी तो नहीं कहा जाता ना, तो कौन सा राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हम मिलान का क्वेश्चन है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं जो कोकस, तो कोकस की जो आकृति क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जो आकृति होती है फिर जो आकार होता है उसके संबंध में आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट का क्या रहेगा, याद रखिएगा फर्स्ट का रहेगा बी, सेकंड का रहेगा ए। यानी कोकस किस प्रकार के रहते हैं, गोलाकार होते हैं। कोकस किस प्रकार के रहते हैं, गोलाकार रहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पाइरलम, तो स्पाइरलम ये किसके होते हैं, यहाँ सर्पिलाकार होते हैं। आप देख सकते हो कि कोकस किस प्रकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। स्पिरिलियम होते हैं वो होते हैं सर्पिलाकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं वाइब्रियम, तो वाइब्रियम यहाँ कोमानुमा होते हैं। किस तरह के होते हैं, कोमानुमा होते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेसिलस, तो बेसिलस किस प्रकार के होते हैं, छड़ी नुमा होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप दोबारा से देख लीजिए कि कोकस तो किस प्रकार के रहते हैं, गोलाकार रहते हैं। स्पिरिलियम किस प्रकार के रहते हैं, सर्पिलकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं वाइब्रियम, तो वाइब्रियम किस प्रकार के रहते हैं, कोमानुमा होते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेसिलस, तो बेसिलस किस प्रकार के होते हैं, छड़ी नुमा होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आप इन सभी को नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रासायनिक प्रकृति के साथ हार्मोन का कौन सा एक युग्म बेमेल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा जो फर्स्ट जोड़ा है ये गलत है और सभी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना जो एफिनेफ्रिन है ये स्टेरॉइड नहीं होता है, बल्कि अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉइड, तो ये क्या होता है, पेप्टाइड होता है। अच्छी बात है। कोर्टिसोल क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। थाइमोसिन क्या होता है, पेप्टाइड होता है। मतलब यहाँ ये सभी राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपसे यही तो पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफिलोजोलॉजी का कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका रीजन क्या होता है, यहाँ प्रियोन्स होते हैं। कौन सा होता है, प्रियोन्स होते हैं। ठीक है यार, हाँ प्रोटीन नहीं होते यानी जो वायरस होते हैं वो भी नहीं होते, बल्कि क्या होता है यहाँ प्रियोन्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।